नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का किया शुभारंभ। कहा जीवन होगा आसान, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पीएम ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किया दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन श्रीलंका को दिया बड़ा उपहार। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ भारत की मदद से तैयार 2 रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भाजपा का स्थापना दिवस आज। पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। कहा भाजपा जो कहती है वो करती है, कामयाबी के साथ अतीत को भी रखना होगा याद। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। अमित शाह ने राजस्थान के कोटपुतली में बाबा बालकनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में लिया भाग। कहा प्रकृति का संरक्षण और सनातन को जोड़ने का ऐसा प्रयास मैंने कभी नहीं देखा। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। अयोध्या में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम ने इस अवसर पर सभी के जीवन में नई चेतना, उत्साह और समृद्धि की कामना की। साथ ही भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया। और रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर रिमोट से पंबन रेल पुल की शुरुआत की। ये पुल भारत के विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। इसे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। इससे निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की सुचारू आवाजाही की सुविधा भी मिलती है। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन एयरलाइंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में 4 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी रखा। ये परियोजनाएं 7,800 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु का इंफ्रा विकास करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। बीते दशक में 7 गुना बजट बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शिकायतें ही करते रहते हैं।
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में तमिलनाडु में जारी सियासत पर प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि तमिलनाडु सरकार गरीब बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की पढ़ाई तमिल में क्यों नहीं शुरू करवा रही है। वहीं उन्होंने कटाक्ष भी किया कि तमिल के कई नेता तमिलनाडु के जब अपनी चिट्ठियां निवेदन के तौर पर भेजते हैं तो उनमें भी तमिल में साइन तक नहीं करते। देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। और रामेश्वरम की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री ने भाजपा स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि देश भाजपा सरकारों के सुशासन का अनुभव कर रहा है। आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्र हित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में पंबन रेल पुल देश को समर्पित किया, तो इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह दिन कई सालों तक हमारी यादों में रहेगा। My dear Tamil brothers and sisters, வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? I welcome you all to this historic day. ரொம்ப நல்ல நாள். Today is a very auspicious day. It is a day every Tamil will feel connected with. It's the day of Ramanavami. It's a day when our Prime Minister, Thiru Modi Avargale, has dedicated the new Pamban Bridge to the nation. It is a day which will remain in our memory for more than 100 years. Nuru Varsham. Pamban Bridge is an engineering marvel. It's the first vertical sea bridge in our country. It brings the world's best technology to Tamil Nadu. अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। तो भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया।
इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता पाने के लिए भाजपा ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। और भाजपा अध्यक्ष ने ट्रिपल तलाक बिल और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। नड्डा ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 3 तलाक से मुक्ति मिली और उन्हें न्याय मिला। वक्फ की संपत्तियों का उपयोग अब गरीब मुसलमानों के लिए होगा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आजाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई, लेकिन आज लाखों बहनों को आजाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा, इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा है। सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा, इस बात की चिंता होनी चाहिए। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के कोटपुतली में बाबा बालकनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में गृह मंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि बाबा बस्तीनाथ जी ने यज्ञ के माध्यम से 1 साल तक सभी को जोड़ा और आज 108 कुंडीय महायज्ञ का समापन हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण और सनातन को जोड़ने का ऐसा प्रयास मैंने कभी नहीं देखा। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया। इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। आगे की खबरों में, आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम जनता पर एक और बोझ डालते हुए राज्य परिवहन की बसों का न्यूनतम किराया बढ़ा दिया है। हिमाचल में अब बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से छोटे रास्तों पर सफर करने वाले यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा, जो पहले 5 रुपए में ही यात्रा कर लेते थे। सुक्खू सरकार के इस फैसले पर भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 4 दिवसीय पोर्टुगल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। पहले 2 दिन 7 और 8 अप्रैल को वो पोर्टुगल और 9 और 10 अप्रैल को स्लोवाकिया में आधिकारिक अतिथि के रूप में रहेंगी। पोर्टुगल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर वो पोर्टुगल जा रही हैं। 25 वर्षों से अधिक समय के बाद भारत के किसी भी राष्ट्रपति का ये पोर्टुगल का पहला दौरा है। और भारत और पोर्टुगल अपने राजनीतिक संबंधों की सफल यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने पोर्टुगल में भारतीय राजदूत पुनीत आर कुंडल से बात की। भारत और पोर्चुगल अपने संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
अवसर है कि वो कैसे संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाएं ताकि आने वाले समय में दोनों देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन आ रही हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के जो राजदूत हैं लिस्बन में पुनीत आर कुंडल जी। पुनीत सर, जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है, सबसे पहले इस यात्रा के बारे में बताएं संक्षेप में कि यात्रा है क्या। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, ये ब्राजील में G20 के मार्जिन्स पे मिले थे। वहां ये निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष को खास तौर पे मनाया जाएगा, लेकिन इस वर्ष की जो सबसे जो आइसिंग ऑन द केक जिसको कह सकते हैं, वो राष्ट्रपति जी की जो ये यात्रा है वो रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं। सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ जो आर्थिक संबंध हैं, इन दोनों को कैसे देखते हैं? वी हैव अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप, इट इज रूटेड इन हिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं बहुमुखी संबंध जो कि इतिहास में निहित हैं। इसमें कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि भारत और पुर्तगाल के संबंध 500 से अधिक साल पुराने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारत और पुर्तगाल का अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पे कॉमन व्यूज हैं। आज के दिनों में क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय युवाओं के लिए भी पोर्चुगल एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है? यूरोप में अगर आप देश देखें जिनके साथ हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, तो पुर्तगाल सबसे पहला था। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, और मैं आपको मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हम बोथ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इट एट द अर्लीस्ट। उसके अंतर्गत ये है कि भारतीय युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। यहाँ पे जो डिमांड आएगी लेबर की किसी भी रूप में, उस डिमांड को हम पूरा करने में सक्षम हैं। राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं होती हैं, इनसे किस तरीके का फर्क पड़ेगा? और आप मानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा है हमारी राष्ट्रपति की, वो एक नया ऊर्जा का संचार करेगी दोनों देशों के संबंधों में? जी बिल्कुल। For any country, visit by the head of the state, head of the government, is the ultimate relationship booster that you can get. तो हमने बात की भारत के राजदूत पुनीत आर कुंडल जी से, जिनका साफ कहना है कि भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है आने वाले समय में भारत और पोर्चुगल के जो संबंध हैं उसको देखते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो रिश्तों में गर्माहट तो आती ही है, लेकिन एक नई ऊर्जामय संचार भी होता है। अपने कैमरामैन सहयोगी कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। और अब बात रामनवमी की। रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के संभल की नई पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया है। ये सत्यव्रत पुलिस चौकी उसी संभल जामा मस्जिद के सामने बनी है, जहां 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। जिसके बाद जामा मस्जिद के ठीक सामने नई पुलिस चौकी बनाने की मांग उठी थी। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जामा मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन पर नई पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कन्या से फीता कटवाकर पुलिस चौकी का लोकार्पण किया और हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण होने से लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। काफी लंबे समय से यहां के लोगों की मांग थी कि यहां पर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाए। आज नवरात्र का अंतिम दिवस है और भगवान श्री राम का भी जन्म दिवस है। तो आज के दिन सत्यव्रत चौकी तहसील संभल में, जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन का जो एपिसेंटर है, वहां पे इसको स्थापित किया गया है। ये सबसे ऊंचा टीला या सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल का और बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग भी थी और आवश्यकता भी थी चौकी स्थापित करने की। उसी के क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे सत्यव्रत पुलिस चौकी का आज उद्घाटन किया गया। तो सामने पीएसी रहती थी, बहुत ही विपरीत स्थिति में रहती थी, तो पीएसी को रहने के लिए स्थान उपलब्ध होगा, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनेगा। उसके अतिरिक्त जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत आसपास की
जो सीसीटीवी कैमराज है उनका ICCC यहीं पे बनेगा। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां नंदीग्राम में अयोध्या जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य रामनवमी के दिन से ही शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर की आधारशिला रखी। समर्थकों और भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष के बीच शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर की नींव रखी। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता रामनवमी शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हुए सोना चूरा स्थित शहीद मीनार से प्रस्तावित मंदिर स्थल तक पहुंचे। और उधर अयोध्या के राम मंदिर में आज रामनवमी के मौके पर एक खास नजारा देखने को मिला। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। जब सूर्य की किरणें रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ती हैं तो इससे एक दिव्य तिलक बनता है। सूर्य तिलक के इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से भारत लौटते हुए राम सेतु के दर्शन किए हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्रीलंका से लौटते समय मुझे राम सेतु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और एक दिव्य संयोग की बात है कि यह उसी समय हुआ जब अयोध्या में सूर्य तिलक हो रहा था। दोनों के दर्शन करके धन्य हो गया। प्रभु श्री राम हम सभी को जोड़ने वाली शक्ति हैं। उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। और चैत्र नवरात्रि की नवमी को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और माता के जयकारे लगाए। रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हापुड़ में शिक्षा भारती द्वारा चलाए जा रहे श्रीमती ब्रह्मा देवी बालिका विद्यालय में पद्म भूषण सम्मानित देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनिल कोहली के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्यालय के छात्रावास में रहने वाली वनवासी छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके अलावा कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों की जांच और वैक्सीनेशन भी किया गया। शिविर में छात्रों के आंख और दांतों की जांच की गई। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच और वैक्सीनेशन से छात्राएं काफी खुश दिखाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कोहली ने कहा कि छात्राओं को स्वस्थ रखने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सुविधाओं से वंचित ऐसे क्षेत्रों की छात्राओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं में सम्मिलित करना चाहिए। 103 छात्राएं नॉर्थ ईस्ट रीजन से और जो ट्राइबल एरिया है वहां से रहती हैं, जो कि मीलों दूर है यहाँ से। ये बच्चे यहाँ पर 12वीं की शिक्षा तक पढ़ाई करने आते हैं। सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए 2 डोज लगाई जाती है। तो 1 डोज हमने 4 महीने पहले लगाई थी। अब 4 महीने बाद आज हम दूसरी डोज का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के साथ साथ हमने दांतों का चेकअप, कानों का चेकअप, आंखों का चेकअप। इसके लिए हम मैनकाइंड फार्मा के ओनर रमेश जुनाइजा जी और सुशील बाना जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें इसमें हमारी बहुत मदद की। और रोटरी क्लब के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने हमें वैन प्रोवाइड की। और हम सब लोग बहुत खुश हैं। मैं सिक्किम से आई हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं बालिका विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और मैं इस छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हूँ। आज डॉक्टर अनिल जी की तरफ से हमारे यहाँ सर्विक्स वैक्सीन की सेकेंड डोज और ईयर चेकअप और डेंटल चेकअप का कैंप लगा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वे हमारे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। आज हमारे हॉस्टल में अनिल सर के द्वारा सर्विक्स वैक्सीन लगाया गया
और डेंटल चेकअप हुआ और आई चेकअप हुआ और कानों की चेकअप हुआ। सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लड़की लोग के लिए बहुत कुछ सोचा। अगली खबर, म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग लाइंग ने मांडले में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल का दौरा किया। भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत मांडले में फील्ड एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। म्यांमार में भूकंप के बाद भारतीय बचाव दल ने जिस तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य चलाया है, उसकी म्यांमार में खूब सराहना हो रही है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।